गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम सीए फाउंडेशन का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे आईसीएआई के मॉड्यूल से। इसमें हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब हम पेज नंबर 14 पर हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को। सीए फाउंडेशन की बुक से आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है ये। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो आपने पढ़ ही ली। अकाउंटिंग के सब फील्ड अब आपको पढ़ने हैं। सब फील्ड मतलब इसकी ब्रांचेस। अकाउंटिंग को अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो आपको पूरे ब्रॉड तरीके से अगर समझना है तो आपको ये सब फील्ड भी समझने होंगे, तभी आप ओवरऑल अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। तो इसके सब फील्ड क्या होते हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की वो क्या होती हैं, तो वो यहाँ पे बता रखा है। तो पहला सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके फाउंडेशन के सिलेबस में केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कवर्ड है। बाकी अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ेंगे वो आपके हायर लेवल पे आएंगे जब सीए इंटर में आप आएंगे और सीए फाइनल में जब आप आएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें वही बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। रिजल्ट जो निकले, नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको आप एनालाइज करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ, कौन सी एक्टिविटी में हमें लॉस हुआ, और जो बैलेंस शीट आपने बनाई आपकी एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आए उन्हें एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर द प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन मतलब बनाना, एंड इंटरप्रिटेशन मतलब डीप में जाके एनालिसिस करना, निचोड़ निकालना, इंटरप्रीट करना किसी चीज़ को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ चुके हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स एंड शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स आते हैं। एंड कम्युनिकेट करना, जो रिजल्ट आया कम्युनिकेट करना टू द यूज़र ऑफ अकाउंट, जो अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं, मैनेजमेंट और जो स्टेक होल्डर होते हैं उन्हें आप बताते हैं। इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल नेचर दो अप्रोच होती हैं किसी भी चीज़ में, एक तो फ्यूचरिस्टिक और हिस्टोरिस्टिक। हिस्टोरिकल मतलब अकाउंटिंग पास्ट पे बेस्ड होती है। ऑब्वियसली पास्ट के बेस पे तो आप अकाउंटिंग करते हैं, आप ये थोड़ी अकाउंटिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें 10 लाख रुपीज़ सैलरी देनी है नेक्स्ट ईयर, उसको हम आज थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, वो तो हम फ्यूचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल यानी पास्ट के डेटा पर बेस्ड होती है, वो फ्यूचर की बात नहीं करती है। जबकि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में आएंगे, बजट में आप फोरकास्ट करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं कि आज हमारा एक्सपेंस 4 लाख रुपीज़ का हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर हमारा कितने का होगा। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप पास्ट के बेस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे आप बजटिंग बोलते हैं, बजटिंग। और ये आपके सीए इंटर और फाइनल लेवल पे डीप में आएगा। आप बीकॉम करेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उसमें भी आप पढ़ेंगे बजटिंग के बारे में। तो बजट जो होता है वो पास्ट पर बेस्ड होता है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि अकाउंटिंग क्या होती है, पास्ट पर ही बेस्ड होती है। हम फ्यूचर की कोई अमाउंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जो ऑलरेडी इंकर्ड कर चुके आप एक्सपेंसेस और जो इनकम आप अर्न कर चुके वो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फ्यूचर में आपको आपने कोई प्रोजेक्ट आप साइन करेंगे और आपको उससे 50 लाख की अर्निंग हो सकती है, माइट बी पॉसिबल है आप 50 लाख रुपीज़ अर्न करेंगे, तो ये 50 लाख अर्न करेंगे फ्यूचर में, अभी थोड़ी अर्न करें, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकाउंट हिस्टोरिक डेटा यानी पास्ट डेटा पर बेस्ड होती है। इट इज़ हिस्टोरिकल यानी पास्ट नेचर की होती है। एज इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, ये उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, विच हैड ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुके हैं, अकर्ड हो चुके हैं। द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट बनाना पड़ता है, जो आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है 12 मंथ का। एंड बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी जो असेट और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। इट प्राइमरली हेल्प, ये मेन इसका मोटिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इन डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। नेट रिजल्ट आप निकालते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड का। एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं ऑन द गिवन डेट। बैलेंस शीट जो होती है वो एक दिन की सिचुएशन बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट को आप बनाते हैं बैलेंस शीट कि भाई आपकी एसेट कितनी और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। और जो P&L अकाउंट है जनरली वो 12 मंथ का आप एक साथ बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपको कितना एक्सपेंस की वजह से कितना लॉस हुआ और कितनी इनकम हुई है। तो फाइनेंशियल अकाउंट एक तरह से अकाउंटिंग का ही मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जनरली अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक ही माना जाता है, पर अकाउंटिंग में और भी सब फील्ड होते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप सी इंटर में पढ़ेंगे और फाइनल लेवल में ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसे समझ लें, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोप बनाते हैं, सपोज सोप बना लिया आपने, एक शैम्पू आप बनाते हैं, एक टूथपेस्ट आप बनाते हैं,
और भी कोई आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप क्रीम भी बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स भी क्रीम भी बनाते हैं, कोल्ड क्रीम या फेस क्रीम। तो आप 4 प्रोडक्ट में डील करती है एक्स लिमिटेड, मान लीजिए आपकी कंपनी। सोप भी बना रही है, शैम्पू बना रही है, आप टूथपेस्ट भी बना रहे हो, क्रीम भी बना रहे हैं। आपको अब ये पता होना चाहिए कि सोप में सेल कितनी हो रही है, आपके जो सोप हैं वो कितने बिक रहे हैं, आपके शैम्पू कितना बिक रहा है, आपकी टूथपेस्ट कितने खरीद रहे हैं कस्टमर, आपकी फेस क्रीम कितनी बिक रही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कि आपका सोप बनाने में जो एक्सपेंस कितना आ रहा है, आपका शैम्पू में कितना आ रहा है, आपका टूथपेस्ट में कितना, क्रीम में। तो आप इंडिविजुअली इनका प्रॉफिट पता कर सकते हैं, राइट। अगर आप इंडिविजुअली रिपोर्ट करेंगे कि ये सोप का प्रॉफिट है, ये शैम्पू का है, ये टूथपेस्ट का है और ये क्रीम का। सपोज़ क्रीम में आपका जो सेल हो रही है वो 10 लाख हो रही है सेल, तो पर आपका एक्सपेंस आ रहा है 15 लाख बनाने में, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह में जो खर्चा आ रहा है वो 15 लाख आ रहा है, तो 5 लाख तो लॉस हो रहा है, राइट। ऐसे टूथपेस्ट में आपका 20 लाख की सेल है, 18 लाख आपका एक्सपेंस है, तो 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है आपका। शैम्पू में आपकी 25 लाख की सेल है, 20 लाख का एक्सपेंस है, तो 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है आपका। सोप में आपकी 30 लाख की सेल है और 22 का एक्सपेंस है, 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 + 5 + 2, 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो 15 लाख का तो प्रॉफिट हो रहा है इन तीनों प्रोडक्ट में। प्लस ये माइनस हो रहा है, क्रीम में आपको लॉस हो रहा है 5 लाख का, तो ओवरऑल आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ओवरऑल आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। इन 3 प्रोडक्ट्स में तो प्रॉफिट हो रहा है 8 लाख + 5 लाख + 2 लाख, टोटल आपका 15 लाख, और ये इसमें लॉस हो रहा है क्रीम में 5 लाख, तो नेट आपका प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। पर अगर मान लीजिए आप अलग अलग नहीं देख रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप कंबाइंड सेल देख रहे हैं। अगर आप कंबाइंड सेल करें 30 लाख + 25 लाख कितना हुआ, 55 लाख, + 20 लाख 75 लाख, और + 10 लाख 85 लाख आपकी सेल हुई 4 प्रोडक्ट्स की। आपके एक्सपेंस कितने हुए, 22 + 20 42 लाख, + 18 60 लाख, + 15 75 लाख, ये आपके एक्सपेंस हुए। तो आप देखेंगे 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप इंडिविजुअली नहीं देख रहे हैं, आप ओवरऑल देख रहे हैं कि भाई 85 लाख हमारी सेल हो रही है और 75 लाख हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो 10 लाख हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे कि अच्छी बात है। पर अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्रीम बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो क्रीम बनाने से तो हमें लॉस हो रहा है। अगर हम क्रीम बनाना बंद कर दें, आज हम क्रीम बनाना बंद कर देते हैं सपोज, तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने तीनों प्रोडक्ट पे, तो अगर इनका प्रॉफिट जो है 8 और 5 15 13 30 to 15, तो आपका 15 लाख प्रॉफिट होगा, और बल्कि ज़्यादा ही होगा। जब आप एक प्रोडक्ट पे मेहनत करना बंद कर देंगे जहाँ से आपकी इनकम नहीं हो रही, तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने उन प्रोडक्ट्स पे कर पाएंगे, उन सर्विसेज पे कर पाएंगे जहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, जहाँ पे मैनेजमेंट को आपको ऐसी रिपोर्ट्स देनी होती हैं, ऐसी तरह से बताना होता है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, इंडिविजुअली लॉस कितना हो रहा है किस प्रोडक्ट पर। ये सब आप अपने CA फाइनल और IPCC इंटर में डीप में पढ़ेंगे। मेरा मोटिव बस ये सिखाना था। ये एक अकाउंटिंग, इसे मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है। इसमें ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, ऐसे ग्राफ और चार्ट्स बनाए जाते हैं जिससे मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सके कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है या कंटिन्यू करना है या उसे बंद कर देना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न मतलब रिलेटेड होती है विद इंटरनल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब जो इंटरनल लोग हैं, बिजनेस ऑनर, मैनेजमेंट उन्हें दी जाती है टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप मतलब सुपरवाइजरी फंक्शन होता है, ये सुपरवाइज करना होता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। इसके बेस पे आप प्लानिंग करते हैं, योजना बनाता है मैनेजमेंट, कंट्रोल करता है, नियंत्रण कर सकता है, कहीं लॉस हो रहा है तो उस चीज़ को बंद कर सकते हैं अपन, एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय ले सकते हैं आप। द मैनेजमेंट नीड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें मैनेजमेंट को कई तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। द डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन, कई तरीके से ग्रुपिंग की जाती है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं एज डिजायर्ड बाय मैनेजर, जो कि मैनेजर चाहते हैं, फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन, अपने काम को पूरा करने में, आर रेफर टू एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप मैनेजमेंट को कुछ रिपोर्ट्स देते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप का फंक्शन कर पाए, सुपरवाइज निगरानी रख पाए, प्लानिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए और डिसीजन ले पाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है।
विच डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट, की कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी डेल्ट विद अ हायर लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जब आप IPCC में आएंगे और CA इंटर में आएंगे और अपने CA फाइनल में आएंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होगी। तो एक अकाउंटिंग के सबफील्ड हो गया, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो इन्फॉर्मेशन आती है जो मैनेजमेंट को मदद करती है डिसीजन लेने में कि बिजनेस को किस तरह रन किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले हम कॉस्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। लागत, हिंदी बोलते हैं लागत, कॉस्ट। आप कभी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो सबसे, जैसे पेन आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, पेन आप ही परचेज कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का पेन है, सपोज ये ₹10 का पेन है ये, तो उस कंपनी को कैसे पता चला कि ₹10 में ही बेचना ही पेन? पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, उस कंपनी को, जिस भी कंपनी का ये पेन है, उससे कैसे पता चलता है कि ये पेन 10 में ही उसे बेचना है, ठीक है। तो कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे कोई अगर आपसे पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट, तो आप क्या बोलेंगे? किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर। सर्विस भी तो दे सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी तो होती है, जैसे आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, बार्बर शॉप पे जा रहे हैं कटिंग के लिए, डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं, एक्सेट्रा। तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर, सर्विस को देने पर जो एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं, जो कैश का आउटफ्लो होता है आपके पास से, जो कैश जाता है, जो कैश का आउटफ्लो होता है, उसके टोटल को, उस सारे कैश के आउटफ्लो के टोटल को आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। वापस सुन लें ध्यान से। किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर, किसी सर्विस को देने पर या किसी प्रोडक्ट को बनाने पर जो कैश का आउटफ्लो होता है, जो भी पैसा आपका लगता है, आपके पास से जाता है, उसके टोटल को आप कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपका शर्ट बनाने का बिजनेस है, आपका काम है शर्ट बनाना, मैन शर्ट बनाते हैं और सेल करते हैं, तो सबसे पहले आपको कपड़ा लेके आना पड़ेगा, क्लॉथ परचेज करेंगे, सपोज 100 रुपीज़ का क्लॉथ आया, प्लस फिर आपको टेलर से इस पर काम करवाना पड़ेगा, जो टेलर को आप पैसा दे रहे हैं, टेलर हायर किया आपने या उससे काम करवाया, उसने आपसे 100 रुपीज़ चार्ज किए, तो ये लेबर चार्जेस हो गया, ये मटेरियल परचेज हो गया, ये मटेरियल खरीदने पे खर्चा हुआ, फिर टेलर से आपने शर्ट बनवाई, उस पर 100 रुपीज़ का एक्सपेंस आया, प्लस फिर आप उसकी पैकिंग करेंगे किसी बॉक्स में या पॉलीथिन में, आपने पैकिंग एक्सपेंस पे किया 20 रुपीज़, तो ये आपकी कॉस्ट है। कोई शर्ट बनाना, आप एक शर्ट बना के बेचते हैं तो कपड़ा खरीदा पहले आपने 100 का, फिर टेलर से शर्ट बनवाई, इसमें सारे एक्सपेंस कवर्ड हो गए, वो बटन और स्टिचेस वगैरह स्टिच करना सब, फिर पैकिंग करवाई उस शर्ट की, पैकिंग करके तो बेचोगे कस्टमर को, 220 की ये शर्ट पड़ गई, आपके पास से 220 का पैसा गया उस शर्ट को बनवाने पर, तो ये कॉस्ट है आपका। फिर प्लस इसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ोगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट जोड़ के तो आप बिजनेसमैन आगे बेचेगा, प्रॉफिट आप जोड़ें 80, तो ये 30 रुपीज़ हो गया, 300 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। आई होप कॉस्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये कॉस्टिंग आप पढ़ेंगे अपनी इंटर लेवल पे, जब आप सी इंटर में आएंगे, कि किस तरह से कॉस्ट निकाली जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताती है। और ऑब्वियसली सेल और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना कॉस्ट के आप कैसे पता करेंगे कि प्रोडक्ट कितने में बेचा जाएगा। कॉस्ट पता होगी तभी तो प्रॉफिट जोड़ोगे, अगर कॉस्ट ही नहीं पता तो प्रॉफिट जोड़ के भी क्या पता चलेगा, फिर आप कम चार्ज कर लोगे कस्टमर से। तो पहले कॉस्ट का कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इसमें। द टर्मिनोलॉजी मतलब टेक्निकल वर्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड की डेफिनेशन है। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो अकाउंटिंग है, जो प्रक्रिया है, विच बिगेन जो स्टार्ट होती है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करते हैं, और द बेसिस ऑन विच, उसके बेस पर दे आर कैलकुलेटेड किया जाता है, एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनते हैं एंड रिपोर्ट दी जाती है फॉर असर्टेनिंग की कॉस्ट कैसे कितनी कैलकुलेट की जाए और कंट्रोल किया जाए कॉस्ट पे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपका अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है, तभी तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग के सब फील्ड आप पढ़ रहे हैं। पहला फील्ड था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अकाउंटिंग था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स दी जाती हैं, जिसके बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तीसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग, की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। फोर्थ सब फील्ड है इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हर बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस अगर आप लें तो कुछ ना कुछ वो सोसाइटी को नुकसान ही पहुंचाता है। जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाई, तो जब फैक्ट्री लगाएंगे किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऑब्वियसली आप पॉल्यूशन जनरेट करेंगे, पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे आप धुआं निकालेंगे, चिमनी से जो धुआं निकलता है आपके, उससे पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से लोगों की हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो ये अकाउंटिंग ये कहती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप जो नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को कोई भी बिजनेस करके, उसके बदले आपको कुछ बेनिफिट्स भी तो देने चाहिए सोसाइटी को। नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, अर्निंग के लिए आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए आपने फैक्ट्री लगाई, फिर फैक्ट्री से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, प्रदूषण आप जनरेट कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने स्टेक होल्डर को, जब मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, जब एनुअल मीटिंग होती है, तो आपको अपने स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर को बताना होता है कंपनी को कि उसने सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। ये कंपनी लॉ में एक नया कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर कंपनी को जिसका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है, अभी आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ में अपने, उसे अपनी रेवेन्यू का, टर्नओवर का, जो सेल हो, टर्नओवर मतलब सेल, उसका कुछ % समाज के भलाई पे खर्च करना पड़ेगा। ये रूल बनाया गया है कंपनी लॉ में कि कोई कंपनी जिसका टर्नओवर एक लिमिट आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, लिमिट है, उससे एक्सीड होता है, तो उस कंपनी को अपनी टर्नओवर मतलब सेल का कुछ % पब्लिक की भलाई के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। बस इसके रिपोर्ट में बताया जाता है, इसके अकाउंटिंग नहीं की जाती है, बस आप इसे रिपोर्ट में बताते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने ऑनर को, कि हमने समाज की भलाई के लिए ये काम किया, कि हमने कोई ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम गोद ले लिया, या कोई गांव हमने अडॉप्ट किया है, या हमने पीने का पानी की व्यवस्था की है कहीं पर, एक्सेट्रा। बहुत से अच्छे काम हो सकते हैं, वो सब इसमें कवर्ड होंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, द डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसकी अकाउंटिंग की डिमांड बढ़ गई है, स्टैंड फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में भी अब सोशल अवेयरनेस आई है कि वो समझते हैं कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण को, तो इस सोशल अवेयरनेस भी आई है। अबाउट द अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट, आप कोई ऐसी बाय प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, जैसे पोल्यूशन, आप धुआं जनरेट करते हैं फैक्ट्री रख के, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज कंसर्न मतलब रिलेटेड होती है विद अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट, कि आपने कितनी सोशल कॉस्ट, कितना नुकसान पहुंचाया सोसाइटी को, इनकर्ड बाय एंटरप्राइजेस, एंड सोशल बेनिफिट आपने कितने क्रिएट किए उसके अगेंस्ट में। तो अकाउंटिंग के सब फील्ड में पहला फील्ड था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा फील्ड था आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा फील्ड था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा फील्ड था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, इसका यूज़ केवल थ्योरेटिकल है समझने। जैसे आप किसी मिस्टर ए है, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, कुछ भी IIT होल्डर हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई भी बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास, कोई टेक्निकल नॉलेज इनके पास, स्किल है, ये आपकी कंपनी से जुड़ते हैं, एक्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इनके डिसीजन से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ये डिसीजन लेते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, कंपनी की वजह से, इनकी वजह से डिसीजन जो ले रहे हैं ये, उससे कंपनी आपकी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, ऐसा मानते हैं आपके एम्प्लॉयज़, ऐसा इनको भी लगता है कि डिसीजन लेते हैं तो आपकी कंपनी में फ़ायदा ही होता है। अब क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिस्टर ए आपकी कंपनी में कितने रुपए की वैल्यू रखते हैं? क्या भी बता सकते हैं कि मिस्टर ए आज अगर आपकी कंपनी छोड़ दे, कोई ये बता सकता है कि मिस्टर ए अगर छोड़ के चला जाए और इनकी जगह कोई मिस्टर सी आ जाए? लोग तो आते जाते रहते हैं, प्राइवेट जॉब है तो जनरली लोग चेंज करते हैं जॉब, पहले कोई और होता है फिर उस सीट पे कोई और आता है, आज मिस्टर सी आ जाए इनकी जगह, तो एक ही पर्सन है, बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत कुछ था, इनकी वजह से कंपनी ग्रो भी करी थी, अचानक ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो आपकी कंपनी को कुछ लॉस होगा, माइट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सी उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, पॉसिबिलिटी है कि लॉस होगा और जो नहीं लॉस हो सकता है सी संभाल ले सारा काम अच्छी तरह से और कंपनी और ग्रो करे। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये कि कोई भी की एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे होता है, कोई इंपॉर्टेंट बंदा होता है, तो वो आपकी कंपनी में एक वैल्यू रखता है, एक वैल्यू रखता है। क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है? क्या आप बता सकते हैं मिस्टर ए की आपकी कंपनी में 3 करोड़ की वैल्यू है? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं 7 करोड़ की वैल्यू है? कोई बोलेगा 10 करोड़ की वैल्यू है इनकी। तो ये एक वैल्यू मेजर करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। आप किसी ह्यूमन बीइंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी में इतनी की वैल्यू रखता है?
तो ये अकाउंटिंग ये कहती है कि आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो की पर्सन है उन्हें आप रिपोर्ट करिए, उनको बताइए अपने मैनेजमेंट को कि ये की एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके करिए। पर ऑब्वियसली वैल्यू कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अभी इसकी प्रैक्टिकल अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट नहीं हुई। सीए फाइनल में एक चैप्टर भी आता है, उसमें फॉर्मूले दिए हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऑथर ने कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की। वैल्यू का मतलब कि उसकी वर्थ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हो रहा है। ये प्रैक्टिकली नहीं है, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस इसे रिपोर्ट किया जाता है कि ये हमारे की पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी लोगों की अकाउंटिंग करना। ह्यूमन रिसोर्स मानव का जो रिसोर्स है, अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट मतलब ये कोशिश है, आप कोशिश कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई पहचानने की, क्वांटिफाई नापने की, रिपोर्ट करने की इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स कि आपने किसी पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है तो उसकी वैल्यू क्या है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड, जो अभी तक रिपोर्ट कभी नहीं किया जाता अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कन्वेंशन मतलब जो पुराने तरीके हैं, पुरानी अकाउंटिंग जो इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे से पहले वाली पीढ़ी ने पढ़ी जनरेशन, तो उसमें इसकी कोई जगह नहीं। पर अगर आजकल मॉडर्न अकाउंटिंग ये बोलती है कि आप उस ह्यूमन रिसोर्स की कोशिश करिए वैल्यू कैलकुलेट करने की, उसे रिपोर्ट करिए, भले वो बैलेंस शीट में नहीं शो होगा पर आप उसे रिपोर्ट करिए कि अपने मैनेजमेंट को बताइए कि ये हमारी एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, इनकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अकाउंटिंग के सब फील्ड पूरे होते हैं, 5 सब फील्ड है अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकली आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, IC इंटर और फाइनल में आप पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी सी इंटर फाइनल में आप पढ़ेंगे। ये तीनों तो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं और ये 2 अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पर्पज़ की यूज़ होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन यूज़र उन्हें यूज़ करता है। यूज़र भी 2 होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के यूज़र, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर का आदमी, एक्सटर्नल मतलब बाहर के आदमी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल तो यूज़ करेगा ही, ऑनर को ही पता होना चाहिए, मैनेजमेंट और ऑनर को, कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितनी एसेट और लायबिलिटी है। एक्सटर्नल यूज़र में कौन आ जाती है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई आपकी इनकम क्या है, तभी तो आप टैक्स कितना दे रहे हैं, सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कितना दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप कितना दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़, ये सब एक्सटर्नल यूज़र है। कोई डेटर है आपका, डेटर, क्रेडिटर। तो डेटर को है जो आपसे रेगुलर सामान खरीदता है पर्सन, वो भी आपकी कंपनी के प्रॉफिट, आपकी कंपनी की सिचुएशन जानने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि अगर उसने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है वो आपकी कंपनी के साथ, 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 5 साल तक वो आपसे सामान खरीदेगा, 1 साल बाद ही आपकी कंपनी में दिक्कतें पैदा होने लग गई तो फिर उसका प्रोडक्शन रुक सकता है, उसको दिक्कत आ सकती है। तो डेटर भी इंटरेस्टेड होता है, कोई कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो भी आपके इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है कि आपकी बिजनेस ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है। अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट। जनरली यूज़र ऑफ अकाउंट्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी आपने, जो पढ़ेंगे CI इसी इंटर में आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को पहचानना, रिक्वायरमेंट एज वेल एज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को कैसे देनी है। While information requirement of the outside user are generally served by financial statement, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ही पता चल जाता है आउटसाइड यूज़र को कि आपकी कंपनी फ़ायदे में जा रही है नुकसान में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ चुके हैं, P&L अकाउंट आपके जो आता है प्रॉफिट और लॉस बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके, और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी एसेट कितनी है और आपकी लायबिलिटी कितनी है। फॉलोइंग आर द वेरियस यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। मैं फटाफट रीड करूंगा क्योंकि बहुत इजी है टॉपिक। इन्वेस्टर, ऑब्वियसली इन्वेस्टर को तो पता होना ही चाहिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ताकि उसे पता रहे कि उसने जो पैसा लगाया आपकी कंपनी में वो सेफ़ है या नहीं, अदरवाइज वो आपकी कंपनी से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस, क्योंकि वो रिस्क लेके कैपिटल देते हैं आपके बिजनेस को। कोई आपकी कंपनी में शेयर खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रिस्क लेके वो कैपिटल दे रहा है आपके बिजनेस को, पैसा दे रहा है, पूंजी दे रहा है। दे नीड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टू असेस, ये कैलकुलेट करने के लिए वेदर टू बाय, कि वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदें, होल्ड करें, रोक के रखें, यानी उम्मीद है फ्यूचर में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो होल्ड करो, और सेल या वो बेच दें देयर इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो, वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होते हैं द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव, कि आपका बिजनेस कब तक सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
प्रॉस्पर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, समृद्ध हो रहा है। एंड टू पे डिविडेंड, आप टाइम टू टाइम डिविडेंड दे रहे हैं नहीं दे रहे। डिविडेंड मतलब शेयर पे, जब आप किसी कंपनी में एक पैसा लगाते हैं तो उसे शेयर कहते हैं। जो आप शेयर परचेज करते हैं, उस शेयर पे जो रिटर्न आपको मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और किसी को आप लोन देते हैं, उस पर जो रिटर्न मिलता है उसे आप इंटरेस्ट बोलते हैं। पर जो आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो शेयर पे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कंपनी की बात नहीं हो रही, फर्म और इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात हो रही, वेयर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट एसेंशियली सेपरेटेड। वहाँ ऑनर सेपरेट नहीं होता। फर्म में छोटी बिजनेस है तो ऑनर को ही सब कुछ देखना होता है, जबकि कंपनी में शेयर होल्डर अलग होते हैं और कंपनी को अलग माना जाता है। द ऑनर स्टिल नीड इन्फॉर्मेशन, ऑनर को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और शट डाउन, कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ऑनर को भी पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जाने। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट हुआ इन्वेस्टर। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे कि उन्हें आपकी कंपनी अगर ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, तो उन्हें बोनस मिलेगा, उन्हें लगेगा कि आपकी कंपनी स्टेबल है, उनकी जॉब नहीं जाएगी। ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है वो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, आप भी ग्रो करेंगे। दे आर इंटरेस्टेड टू नो, वे एम्प्लॉय ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, नो द स्टेबिलिटी, कि आपकी कंपनी स्टेबल तो है ना, कि डूब तो नहीं जाएगी। स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियली साउंड है, पैसे चुकाने की क्षमता है अपनी लोन वगैरह टाइम पे। कंटिन्यूटी, कि आप कंटिन्यू करेंगे। एंड ग्रोथ कितनी है ऑफ द एंटरप्राइजेस, किस तरह आप बढ़ रहे हैं, हर साल कितना ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड रेमुनरेशन, कि आप टाइम पे रेमुनरेशन मतलब सैलरी वगैरह दे पाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे एंड अदर बेनिफिट्स। एंड टू इन्हांस मतलब बढ़ाना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या आप नए रोजगार जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग में पहला हो गया इन्वेस्टर, दूसरा हो गया एम्प्लॉय, तीसरा आता है लेंडर। लेंडर मतलब बैंक लोन या कोई लेंडर जिसने साहूकार आपको लोन दे रखा है, वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा ही जानने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, कि उसका पैसा सेफ है या नहीं। दे आर इंटरेस्टेड टू नो, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं वेदर देयर लोन एंड लोन प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट विल बी पेड बैक एंड व्हेन ड्यू, कि टाइम टू टाइम आप उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिट में चल रही है आपकी कंपनी तब तो निश्चिंत हो जाएंगे, पर अगर बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में जा रही है, तो उन्हें डाउट होगा कि शायद आप उनका पैसा नहीं दे पाएंगे। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग में एक हो गया इन्वेस्टर, एक हो गया एम्प्लॉय है, और थर्ड है लेंडर, फोर्थ है सप्लायर एंड क्रिएटर। ऑब्वियसली सप्लायर और क्रिएटर जो आपको उधार सामान बेचते हैं, उन्हें ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आपकी कंपनी किस सिचुएशन में चल रही है। अगर लॉस में चल रही है तो उन्हें डर होगा कि भैया आप उनका पैसा नहीं देंगे तो फिर आपको उधार नहीं देंगे, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी किस सिचुएशन में है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज टू पे देयर ड्यूज, कि आप अपने ड्यूज मतलब जो डेब्ट हैं, जो आपने लोन ले रखे हैं, जो उधार ले रखा है, वो टाइम पे आप पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। दैट हेल्प देम, जो वो उनको मदद करता है इससे, टू डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी फॉर द रेलेवेंट पर्सन, कि वो क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड कर सकें। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है उधार नीति, कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे टाटा है, सपोज टाटा कंपनी का नाम बहुत अच्छा है इंडिया में, आज वो आपसे सामान खरीद रही है और वो कह रही है हम आपको, आप उधार दे दीजिए, हम बाद में पेमेंट कर देंगे। तो हो सकता है आप उसको 4 महीने की उधार भी दे दें। कोई टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको कोई डाउट नहीं है। पर कोई नॉर्मल पर्सन आ रहा है, नॉर्मल छोटा बिजनेसमैन आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं उधार सामान खरीदूंगा, तो आप उसे 1 महीने का ही देंगे, क्योंकि आपको डाउट है, पता नहीं पैसे कब देगा नहीं देगा। तो क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्रेडिट पॉलिसी अपनी लीनियंट कर सकते हैं, थोड़ा ढीली कर सकते हैं, आप ज़्यादा दिन के लिए उधार दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है बंदा टाइम पे नहीं देगा पैसे या कम डाउटफुल है, तो आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर सकते हैं, आप कम पीरियड का उधार दे सकते हैं। ये भी आप सी इंटर में पढ़ेंगे क्रेडिट पॉलिसी। रेट टू बी चार्ज एंड सो रेट, इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करते हैं। अगर बहुत अच्छा बंदा है, टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता है, तो आप कम ब्याज लेंगे उधार पैसे पे, और अगर डिले करता है पेमेंट तो आप ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे एंड सो ऑन। समटाइम्स, कभी कभी, दे ऑल्सो बिकम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। कभी कभी उन्हें डर होता है कि आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। इफ देयर एग्जिस्टेंस बिकम डिपेंडेंट ऑन द सर्वाइवल ऑफ दैट बिजनेस, कि आप जो आपका एग्जिस्टेंस है, जो आपका अस्तित्व है, वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे बिजनेस पे। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो इस तरह की है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म गोल है चलना, या बीच में कभी बंद हो सकती है।
तो पहला हो गया इन्वेस्टर, यूजर ऑफ अकाउंटिंग में दूसरा हो गया एम्प्लॉय, तीसरा हो गया लेंडर, चौथा हो गया सप्लायर और क्रेडिटर, पांचवा है कस्टमर। कस्टमर का मतलब डेटर, अगर कोई आपसे सामान खरीदता है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, ये पब्लिक की बात नहीं हो रही, डेटर मतलब जो आपसे पहले सामान खरीदते हैं और फिर आगे उन्हें सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं आपसे 10 साल तक सामान खरीदूंगा या 5 साल तक सामान खरीदूंगा, तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेबल है ना, प्रॉफिट तो कमा रही है, कि पता चला एग्रीमेंट तो कर लिया उसने, वो आपके भरोसे उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, पर आपने 2-4 महीने बाद ही बोला कि हम आपको प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, हम बंद कर रहे हैं अपनी कंपनी, तो फिर वो किसी दूसरे से कर लेता है एग्रीमेंट। तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि आप कंटिन्यू से सप्लाई कर पाएंगे सामान या नहीं कर पाएंगे। कस्टमर आर ऑल्सो कंसर्न, वो इसके लिए चिंतित होता है, रिलेटेड होता है विद द स्टेबिलिटी, कि आपका बिजनेस स्टेबल है, सही चल रहा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर आप टाइम पे गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे तो वो अपने कस्टमर को कैसे देगा सामान। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूस सम केमिकल यूज बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी, सपोज आपकी जो कंपनी है वो कोई केमिकल बनाती है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई वाली कंपनी, वो आपसे वो केमिकल खरीदती हैं, एंड सप्लाई केमिकल ऑन 3 मंथ क्रेडिट, आप 3 महीने की क्रेडिट पे सामान वो केमिकल सप्लाई करते हैं, 3 मंथ क्रेडिट मतलब 3 महीने बाद आपको पैसा मिलता है। इफ़ ऑल ऑफ अ सडन इट फेस सम ट्रबल, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी कंपनी में, एंड इज अनेबल टू सप्लाई द केमिकल, अब आप सप्लाई करने से मना कर देते हैं, द कस्टमर विल ऑल्सो बी इन ट्रबल। तो जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो आपसे केमिकल खरीदी थी अपनी दवाई बनाने के लिए, अब वो भी ट्रबल में आ जाएगी, क्योंकि फिर अब उसे नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, उसका प्रोडक्शन रुक सकता है। तो कस्टमर जब भी बिफोर गोइंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जब भी वो कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उससे पहले वो ये जानना चाहता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और क्या वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट था इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग में, यूज़र एम्प्लॉय अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं, लेंडर अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं, सप्लाई एंड क्रेडिटर अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं, कस्टमर अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं। नेक्स्ट है 6 गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो ये जानने में इंटरेस्टेड होती है कि आपका बिजनेस किस तरह चल रहा है, लॉस में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम होती है। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू इनकम होगी उसको। दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर पब्लिक गुड, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है बिजनेस इंडस्ट्री को पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए। जैसे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो गवर्नमेंट एक लिमिट लगाती है कि इससे ज़्यादा सिगरेट आप मार्केट में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करने के लिए भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगती है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, किस लिमिट में आप बाहर निकाल रहे हैं मार्केट में सेल के लिए। एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, किस तरह गवर्नमेंट अपने स्केयर मतलब जो कम साधन उन्हें यूज़ कर रहे हैं अमंग कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेज, जो कंपटीशन है उसमें आप जो रिसोर्सेज हैं, स्केयर मतलब दुर्लभ, जो बहुत कम रिसोर्सेज हैं उन्हें आप किस तरह यूज़ कर रही हैं एंटरप्राइजेस। कंट्रोल, प्राइस पे कैसे कंट्रोल करना है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। चार्ज एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स कैसे देना है, टैक्सेस, एंड सो दे हैव कंटिन्यू इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक्साइज ड्यूटी अब वैसे बंद हो चुकी है, कुछ ही प्रोडक्ट पे लगती है जीएसटी के बाद। पहले अभी समझ लें एक्साइज ड्यूटी मतलब जो प्रोडक्शन पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे पहले, तो अपनी फैक्ट्री से निकालने पर आपको उस प्रोडक्ट पर एक टैक्स देना होता था जिसे एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, जिसे प्रोडक्शन टैक्स भी आप बोलते हैं। ये बंद हो चुकी है जीएसटी के आने से। हाँ, कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी लगती है, वो आप पढ़ेंगे अपने सी इंटर में। अभी तो नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर करने पर लगती थी प्रोडक्ट पर। तो अकाउंटिंग यूज़र में पहला यूज़र था इन्वेस्टर। अकाउंटिंग यूज़र मतलब इन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए। पहला यूज़र था इन्वेस्टर, दूसरा यूज़र है एम्प्लॉय, तीसरा यूज़र था लेंडर, चौथा था सप्लायर एंड क्रिएटर, पांचवा था कस्टमर, 6 पॉइंट था गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, 7th है पब्लिक। पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है, जैसे आप टाटा कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, रिलायंस के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जनता भी जानना चाहती है कि ये कंपनियां कहाँ तक जा रही हैं। द पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, वो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज इट मे मेक अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं टू द लोकल इकोनॉमी में इन मैनी वेज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। देयर पैट्रोनेज टू लोकल सप्लायर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कितना फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो आप अकाउंटिंग यूज़र पढ़ रहे हैं, पहला था इन्वेस्टर, दूसरा था एम्प्लॉय, तीसरा है लेंडर, चौथा है सप्लाई एंड क्रिएटर, 5th था कस्टमर, 6th था गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, 7th था पब्लिक, और लास्ट है
मैनेजमेंट तो इंटरेस्टेड होता ही है अकाउंट, तभी वो डिसीजन ले पाता है आपके बिजनेस के बारे में। मैनेजमेंट तो जो डे टू डे बिजनेस का मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट एज ए होल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, जो से मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने उनके लिए वो इंटरेस्टेड होता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट डिसाइड करता है द इफेक्ट ऑफ देयर वेरियस डिसीजन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की जो डिसीजन वो लेगा उससे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस हेल्प देम, इससे मदद मिलती है उनको टू मेक फर्दर मैनेजर डिसीजन, कि वो किस तरह से आगे अपनी मैनेजमेंट के डिसीजन लें। तो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ रहे थे। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग मतलब कौन से लोग आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और क्यों होते हैं, वो आपने अभी पढ़ा। इन्वेस्टर अपनी मनी को, जो पैसा देता है उसको कंसर्न होता है कि उसका पैसा डूबेगा तो नहीं, इसको जानने में इंटरेस्टेड होता है। एम्प्लॉयज़, लैंडर, 4th पॉइंट था सप्लाई एंड क्रिएटर, 5th पॉइंट था कस्टमर, 6th पॉइंट था गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, 7th पॉइंट था पब्लिक, और 8th और लास्ट पॉइंट था मैनेजमेंट। तो आज हम इतनी ही लेते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू सो मच।